बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हमज़ा तारिक, आपका होस्ट मॉडर्न डिस्कोर्सेज़ का। आज जो मौजू हमने डिस्कस करना है वो है अर्बन प्लानिंग और पॉलिसी। तो आप देख रहे हैं हमारे शहर में हर तरफ कोई समझ नहीं आती कि शहर कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता, ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट को बुलाएं ताकि वो बताएं कि हमारी अर्बन प्लानिंग होती कैसे है और क्या फ़्लॉज़ हैं और क्या हम बेहतरी कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जनाब नदीम खुर्शीद साहब। ये अर्बन पॉलिसी और प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं, यूटी लाहौर के ग्रेजुएट हैं और इन्होंने अपनी अभी इनकी फॉर्म है फोर्थ डायमेंशन कंसल्टेंसी। तकरीबन को 32 साल से ये वो चला रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ UNDP, USAID, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे मल्टी नेशनल इदारों के साथ भी ये काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं पाकिस्तान में। तो आज आए इनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं कि जो हमारे आज जो अर्बन प्लानिंग के मसाइल हैं ये क्यों है और हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। Walaikum Salam. Thank you very much, Hamza Tariq sir, for inviting me to this podcast. नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा सा अगर आप अपना, मैं तो इंट्रोडक्शन शेयर किया है, लेकिन आगे थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बता सकें, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि आप इस फील्ड में कैसे अर्बन प्लानिंग में इस साइड पे किस तरह आए। Actually, जी जब we were young, जब like in mid 80s, उस वक्त पाकिस्तान में चॉइसेस आपके पास बड़े कम होते थे। या तो आपके पास एक चॉइस था इंजीनियरिंग करनी है आपने या मेडिसिन में जाना। तो तीसरा चॉइस होता था कि जो जनरल डिग्रीज हैं जिस तरह BA, MA या CSS वाली स्टूडेंट है। तो हमारी फैमिली में इंजीनियर काफी थे, तो मेरा भी एक एम्बिशन था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है। फिर उसके बाद FSC को परस्यू किया। तो FSC करने के बाद पंजाब में एक यूनिटी एक अदारा था, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती थी, एजुकेशन वहाँ पे। तो वहाँ भी एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था। वहाँ पे डिमांड लेट वो मेरिट बनता था कि सब लोग वहाँ पे अप्लाई करते थे। फिर वो देखते थे कि सबसे ज्यादा डिमांड किस डिग्री की आई है, फिर वो मेरिट अरेंज होता था। तो मैंने को 3-4 ऑप्शन दी थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल और अर्बन प्लानिंग। तो काफी हाई होता था उन दिनों। और आप ये समझ सकते 8-10 नंबर में वो पूरी 1000 सीट्स यूनिवर्सिटी की फिल हो जाती थी। इट वॉज हाईली कम्पेटिटिव। तो ये एप्टीट्यूड बेस नहीं था बेसिकली, ये आपका जो स्कोर होते के उसी पे वो। तो मुझे ऑफर आई इसी में। तो जो मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये डिग्री क्या है, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता था कि अर्बन प्लानिंग है क्या बेसिकली। ये डिग्री पाकिस्तान में 1960 से ऑफर हो रही है। तो दुनिया में तो पता था, दुनिया में शहरी तरक्की, शहरी मनसूबाबंदी के बारे में बहुत सारे काम होते थे। तो पाकिस्तान में इसके बारे में बड़ी कम नॉलेज होती थी। तो सो आई ज्वाइंड इट। और मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली, तो जाहिर है ग्रेजुएशन के दौरान आपका डिफरेंट लोगों से, अपने सीनियर से, जो प्रोफेशन में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उस वक्त ये ऐसा था कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसको वैल्यू बड़ी कम दी जाती थी और इसकी जॉब सेक्टर में ज्यादा अवेलेबल होती थी। जिस तरह डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, लोकल गवर्नमेंट में बड़ी कम जॉब थी, लिमिटेड जॉब्स अवेलेबल थी ऊपर। तो इस वक्त जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब पे कोई बैन चल रहे थे, तो अवेलेबिलिटी चाहिए थी। तो उस वक्त दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप किसी कंसल्टिंग फर्म में चले जाएं। और ये अलाइड डिसिप्लिन है विद आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग। तो जो भी फर्म दुनिया में प्रैक्टिस करती हैं, वो तीनों ये अलाइड डिसिप्लिन एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद जॉइनिंग एन आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग डिजाइन फर्म। कुछ अर्सा मैंने वहां पे काम किया एज एन एसोसिएट। तो आई सॉर्ट ऑफ माय ओन कंसल्टिंग फर्म। तो पिछले 30-32 साल से काम कर रहा हूँ डिफरेंट एवेन्यू पे, गवर्नमेंट के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, डोनर्स के साथ, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो दिस इज आवर। ओके ओके, अच्छा अच्छा, मतलब उस दौर में ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास कम थी। आज तो हाल ही आई थिंक इस्लामाबाद में 15-20 यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं।
तो कंपटीशन तो टफ था। चलें चलें सर, क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। तो पहला सवाल था मेरा कि जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं हमारे सिटीज़ जो कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह नहीं है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको फेस आता है एज अर्बन प्लानर जब आप देखें सिटी ग्रो कर रहे हैं, सिटी की ग्रोथ में और उसको उसमें एनवायरनमेंट को कैसे आप उसको फैक्टर इन कैसे करते हैं, एनवायरमेंटल प्लानिंग सस्टेनेबिलिटी आप कैसे फैक्टर इन करते हैं अर्बन प्लानिंग में सिटी की ग्रोथ की तरफ? जिस तरह हमारे यहाँ शहर आजकल बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद बहुत बड़ा है, रावलपिंडी, लाहौर, कराची बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल उस तरह की उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही जो हमें नज़र आ रहा है एटलीस्ट। तो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? असल में जी ये अगर आपको इसको अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो कि जो आपका कंट्री का पूरा गवर्नेंस सिस्टम होता है वो हर स्फीयर में इफेक्ट अपॉन हो रहा होता है। जिस तरह आपकी फेडरल गवर्नमेंट चल रही होती है, बड़े सरकारी इदारे चल रहे होते हैं, तो वो सिटीज में भी लोकल काउंसिल भी सारी चीजें उसी तरह चल रही हो। हम अभी न्यू कॉलोनियल इरा में सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा जो सारा गवर्नेंस मॉडल है वो ब्रिटिश इरा से ड्राइव है। हमारे सारे लॉज, हमारी रेगुलेशन, हमारा मॉडल की बेसिकली स्टेटिज्म हम इसको कहते हैं, कमांड अर्बनिज्म की एक टर्म यूज होती है। तो बहुत सेंट्रलाइज किस्म की चीजें होती हैं कि जिस तरह पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है इस वक्त 13 करोड़ के करीब आबादी है और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से ये बड़ा सूबा है। इसमें 150 के करीब शहर है, लेकिन इस वक्त जो टेंडेंसी और जनरल एक एप्टीट्यूड है विद इन दी गवर्नर्स कॉरिडोर्स और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन, वो ये है कि इस सूबे को लाहौर से ही जो है ना वो चलाया जाए। क्योंकि आपके पास लिमिटेड इकोनॉमी, आपकी बड़ी लिमिटेड है, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो वहां भी जो लोग बैठे होते हैं वो अपने आप में चीजों को ज्यादा वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किन सिटीज को हमने करना है, किन लोगों पे हमने स्पेंड करना है। और हमारे यहाँ स्पेंडिंग जो होती है वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा है। हमने अभी नई नई कारें चलानी शुरू की हैं। अगर आप देखें कि हमारे अभी शहरों में लाहौर में 70-80 कारें पर 1000 होंगे, तो 12 कंट्रीज में 1000 लोगों के पास 1200-1300 कारें हैं। तो हमारा जो कारों के साथ एक किस्म का लगाव है या लव लव विद दी कार, या हम उनके साथ एक हमारा वो रोमांस अभी शुरू हुआ है कारों और सड़कों के साथ। तो अभी हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि अगर हम सोचें कि हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट का सारा वो पैराडाइम है वो किस चीज पे चलता है, वो चलता है सड़कें बनाने पे, सड़कें चौड़ी करने पे, पुल बनाने पे, अंडरपास बनाने पे, और सारी जो हमारी प्लानिंग है वो एलीट सेंट्रिक है। तो इस वक्त जो इन्वायरमेंटल जो हमारे डिफरेंट किस्म के ग्लोबल हमारे एजेंडाज हैं या ट्रीटीज हैं या प्रोटोकॉल हैं, उनके हम सिग्नेटरीज तो हैं, लेकिन वो सिग्नेटरीज हम सिर्फ इस सेंस में है कि शायद हमें वहां से कुछ पैसे मिल जाए, उसको रियल स्पिरिट में हम उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। और उसमें बहुत सारे तजाद आते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हैं। मतलब हम अगर आप अपना सरकारी अफसरों को देखें तो हमने उनको 3500 सीसी डीजल इंजन वाली हाई मिशन वाली कारें दी, एसयूवी दी हैं सबको। बैठ के वो मीटिंग अटेंड करने जाते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, तो वहां बैठ के वो कहते हैं जी कि हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे ठीक करना है, लेकिन मैं 3500 सीसी की डीजल व्हीकल में बैठ के आया हूँ। तो ये एक किस्म की बड़ी क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने सड़कें चौड़ी करनी है लेकिन दरख्त काट के बनानी है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं करना, हमने अंडरपासेस में इन्वेस्ट करना है जो ज्यादा और कारों को अट्रैक्ट करेगा। हमने जब कारों को प्रमोट करना है तो फ्यूल कंजम्पशन हमारी बढ़ती है, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता है, उससे जाहिर है कि एमिशन लेवल भी बढ़ता है। इस वक्त जो और पंजाब के शहरों में सूरत हाल ये है कि 2 महीने पूरे आपके जो वर्किंग कैलेंडर ईयर है उसमें से 2 महीने आपके स्मॉग की नजर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर के 2-3 महीनों में स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं। वो डेंजरस लेवल हो जाते हैं एयर क्वालिटी के आपके।
काम नहीं हो पाता, ट्रेवल नहीं हो पाता। तो लेकिन ये है कि हम उस पे अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारा सारा फोकस इस वक्त ये है कि हमारे लिए सिटी प्लानिंग इस वक्त या तो जो जिसको कहते हैं अमीरों के लिए बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं, जैसे रबेरिया है, डीएचए है, वो 2 या 3 या 4% लोग हैं। वो हमारा फोकस है जो जिन एरियाज में जैसे लाहौर में कृष्ण नगर है, मोलपुर है या धर्मपुरा जैसी पुरानी बातें हैं, जहाँ पे तकरीबन लाहौर की 60% आबादी रहती है, तो वो हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। हमारी जितनी भी अर्बन पॉलिसी मेकिंग होती है वो साइलोज में बैठ के होती है। वो कैसे होती है कि चंद लोग जो होते हैं गवर्नमेंट में वो बैठ जाते हैं एक टेबल के भी, वो जो हाउसिंग स्कीम डेवलपर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हैं और उन्हें उनसे पूछते हैं कि आप बताएं जी ये सिटी को किस तरह प्लान किया हुआ है। फिर जो वो आखिर में डिसीजन ये होता है कि इसमें 15 और अंडरपास बनेंगे, 20 सड़कें और चौड़ी होंगी, 50 के करीब हाउसिंग स्कीमें जो शहर से 30-40 किलोमीटर बाहर हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी आई मीन कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड। वही एक सर्कल है जिसमें हम पिछले 50 सालों से घूम रहे हैं। सड़क, कार, ठीक है जी, हाई पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल स्टेट विद इन द सिटी। तो अभी भी आप देखेंगे सारी इंडस्ट्रियल स्टेट वो लाहौर के गिर्द हम नहीं बना रहे हैं। ये कायद आजम इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये और है इंडस्ट्रियल स्टेट। वो सारी की सारी जो प्लूटिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज पे हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। नॉलेज इकोनॉमी पे हमारा भी फोकस कम है। अभी जो सारी प्लूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको अपने बड़े शहरों के साथ ला के वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो हमारी कुछ पीएचए हैं शहरों में बनी हुई, कुछ ऐसी एजेंसी का काम है कि पीपीए पीएचए है, उनका रोल ये है कि वो सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं जो वो ज्यादातर आप देखें तो वो ऐसे प्लांट्स यहाँ पे लगा रहे हैं जो इंडिजिनस नहीं है। एलियन प्लांट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से वो मैच ही नहीं करते, वो धड़ाधड़ लग रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं सारे के सारे, और दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो वो कुछ सिलेक्टेड कॉरिडोर होते हैं सिटी के अंदर। अगर आप लाहौर को बेहतर तरीके से जानते हैं, आप देखेंगे असम्बली के इर्द गिर्द, बाहर रोड के इर्द गिर्द, कनार रोड के इर्द गिर्द, तो बड़े अच्छे किस्म के ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको लगे हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप गुलबर्ग के या जौहर टाउन के पब्लिक स्पेसेस और ओपन स्पेसेस या पार्क को देखें तो वो बड़ी नागुफ्ताबे हालत में होंगे। ठीक है, वो पार्क इस हालत में है कि आप कोई उनको विजिट भी नहीं कर सकते। तो ये है जी, दिस इज ऑल अबाउट अर्बन प्लानिंग वी आर विटनेसिंग इन आवर सिटीज। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये हमारी जो बुरी हालत है एनवायरनमेंट के लिहाज से सिटीज़ की, ये पॉलिसी में ही है। एक होता है बंदे ने पॉलिसी बनाई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये पॉलिसी में ही है। तो अगर हमारी अभी तो हालात जो है वो तो हमें पता है, अगर आप ये बता सकें कि आइडियली जिस तरह आप सिटी एज अ प्लान जब करने बैठे, तो अभी तो आपने सिर्फ बताया हमारे सर्टन कॉरिडोर्स, कुछ सड़कें जिनके इर्द गिर्द अच्छे अच्छे खूबसूरत दिखने वाले दरख्त लगा दी जाते हैं, लेकिन आइडियली प्लानिंग करते वक्त कितनी ग्रीनरी होनी चाहिए, कितना ग्रीन कवर एक सिटी के अंदर होना चाहिए, कंपलसरी होता है, ताकि वो हवा को क्लीन करे, उसकी हवा साफ हो, टेम्परेचर थोड़ा नीचे लेके आए। आइडियली कितना होना चाहिए और कितने % ग्रीन कवर अभी है लाहौर, कराची का या पाकिस्तान के शहरों का? देखें जी, यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स कोड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, जो कोई ऐसी चीज नहीं है अभी कोई भी गूगल करे तो उसे पता चल जाएगा। सिंगापुर एक लैंड स्टाइल कंट्री है, नेशन स्टेट है, एक स्टेट है वो। उसके बाद जमीन बड़ी कम है, वहां उनका जो ग्रीन फुटप्रिंट है डेट इज 46%। लंदन का 25% है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज का इससे भी ज्यादा है। तो यू जस्ट नीड टू राइट के ग्रीन फुटप्रिंट ऑफ सिटीज इन द गूगल सर्च बार, तो आपके पास सारे स्टैटिस्टिक आ जाएंगे। पाकिस्तानी शहर लाहौर का इस वक्त कुछ 2-2.5% है, न्यू दिल्ली का 6-7% है। तो शायद अभी जो मिडिल ईस्ट के सिटीज हैं उनका भी शायद ज्यादा होना शुरू हो जाएगा हमसे।
मेडल एक सिटी है साउथ अमेरिका का। तो वहाँ पिछले 10 साल में उन्होंने पूरी वहाँ की जो लोकल क्लाइमेट है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब वो उसको कहते हैं सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। उसका टेम्परेचर जो है ना, एम्बिएंट एयर और जो क्लाइमेट है वहाँ पे, वो 27 डिग्री में सेट हो गई है। दे हैव प्लांटेड बिलियंस ऑफ ट्रीज इन दैट सिंगल सिटी। अच्छा, ये बेसिकली इट हैज टू बी अ टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप दरख्त लगाते जाएं और साथ साथ आप लूट करते जाएं। ठीक है, आपको बी प्रीएम्प्टिव एट द सेम टाइम। अब अभी जो लाहौर में एक रिपोर्ट पब्लिश की है सरकार ने, उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि 70+% कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में, जो बैड एयर क्वालिटी है लाहौर में, उसकी वजह ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है। ठीक है, लाहौर में कुछ 17 लाख के करीब कारें चलती हैं और 53 लाख 5.3 मिलियन मोटर बाइक्स हैं। अच्छा, हम यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी, एक बंदा एक कार या एक मोटरसाइकिल हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, लाहौर में कोई 1200-1300 या मे बी 2000 एक्सपर्ट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि मेरा ख्याल है कि 2-3 हज़ार अगर बसें चला दी जाए लाहौर में और वो इलेक्ट्रिक हों या हाइब्रिड हों, तो लाहौर में शायद कारों की जरूरत खत्म हो जाए। पिछले कुछ सालों में हमने मैस ट्रांजिट के कुछ प्रोजेक्ट्स, अगर आपने सुना होगा कि ये मेट्रो लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, ये कुछ 2-3 लाइंस हमने कुछ शहरों में ये चलाई हैं। लेकिन मसला ये है कि वो एक सिंगल कॉरिडोर पे वो लाइन चलती है और दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वो 200-300 बिलियन रुपीज पे वो उसका जो खर्चा है, उसके तकरीबन 50-55 बिलियन रुपीज की सब्सिडी दी जा रही है। पूरी दुनिया में ऐसे कॉरिडोर एक तो प्लान होते हैं जहां पे व्हाइट कॉलर प्रोडक्टिव लोगों ने ट्रैवल करना हो। आप खुद बेहतर जानते हैं, पूरी दुनिया में जो लोग टैक्स पेयर हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब है करते हैं, जो प्रोडक्टिव हैं, और जिनको आपने इनकरेज करना होता है कि वो कार छोड़ के बस में सफर करें, तो उन उन वो आगे प्रायोरिटी कॉरिडोर होते हैं इन इस किस्म की इंटरवेंशन के लिए। अच्छा, फर्ज करें कि आपने एक कॉरिडोर पे एक लाइन चला दी, तो उस कॉरिडोर से अगर किसी बंदे ने उतर के 3 किलोमीटर अपने ऑफिस जाना है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो कैसे जाएगा? हाउ द पर्सन विल रीच टू हिज और हर ऑफिस? ना तो वॉकेबिलिटी है आपके पास शहरों में। तो जब उन्हें 3 किलोमीटर इस किस्म की सड़कों पे, जहाँ पे वो बड़े हैजर्ड हैं आपके लिए, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कोई आपको हिट भी कर जाएगा, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो वो कौन अक्लमंद फिर ये है कि वो गाड़ी छोड़ के और वो उस बस में बैठेगा? दीज फीडर लाइन हैव टू बी कनेक्टेड विद दी फीडर रूट्स। ये एक लाइन है, इसके साथ इसका लेटरल रूट्स जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। और फीडर लाइन इस किस्म की होती है कि वो हाई जो है वो डिमांड एरिया में वो प्लान की जाती है। अभी हमारे पास ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, लेकिन फीडर रूट्स नहीं है। तो ये एक, आप लाहौर में किसी भी ऐसी सड़क पे चले जाएं जहाँ पे ये मैस ट्रांजिट लाइन चल रही है, उसके नीचे कारें, ऊपर वो लाइन चल रही होगी, नीचे कारों का जहां वैसे ही होगा, वही कंजेशन होगी, वही ट्रैफिक ग्रिडलॉक हुई होगी, वही चौक होगी, वही सिंगल पर्सन सिंगल कार वाला जो प्रिंसिपल है वो आपको नजर आए। ओके ये तो है। रावलपिंडी में भी देखा है, मेट्रो ऊपर चल रही होती है लेकिन नीचे रश में कोई खास कमी नज़र नहीं आती है। जी जी, वो अच्छा। जी जी। अच्छा, मैं इसको एक्सपेंड थोड़ा शहर पे ही आता हूँ, मज़ीद एक्सपेंड करूँगा कि जो हम देख रहे हैं हमारे शहर विद इन पास्ट 20 ईयर्स, लाहौर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रावलपिंडी इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कराची बहुत बढ़ गए हैं। इसकी क्या वजह है? लोग माइग्रेट करके इन्हीं शहरों में क्यों आ रहे हैं? आपको लगता है कि अगर हम इसके इस्लामाबाद के सराउंडिंग हम हर फैसिलिटी रवात में दे दें या चकवाल में दे दें तो लोग इस्लामाबाद कम आएंगे? लाहौर के अराउंड अगर साहिवाल एरिया डेवलप हो जाए तो हर बंदा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ही क्यों मूव होना चाह रहा है? उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। जो इस्लामाबाद प्लान हुआ था, जो उन्होंने वाटर देना था, जो सेवेज सिस्टम मेंटेनेंस है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो इतनी है नहीं, तो हर बंदा वहीं मूव हो रहा है। ये सिटीज़ इतनी एक्सपोनेंशियली क्यों ग्रो कर रहे हैं? सराउंडिंग सिटीज़ हम देखते नहीं कितने ज़्यादा वो स्पीड से वो ग्रो कर रहे हो, क्या वजह है? हर बंदा यहाँ क्यों माइग्रेट करना चाह रहा है?
देखिए जी 30-35 साल पहले वो जो आप डिफरेंट थी, आपको जिस तरह मैंने बताया कि लाहौर में दो यूनिवर्सिटी थी, एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी। तो लम्स तकरीबन वाज इन द मेकिंग इन दोज डेज। ठीक है जी। अब पहले तो तक प्रायोरिटी होती थी कि जिसने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो यहाँ तो बड़े शहर में जाएगा, छोटे शहर से। ठीक है जी। फिर बड़े शहरों में आप के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। ये तो एक ग्लोबल फैक्ट है। तीसरा ये था कि हमारी जो जॉब्स थी वो सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे वो सारी की सारी वो बेस करती थी कि जी अगर फर्ज करें किसी ने इंजीनियरिंग की है तो उसने इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होना है, तो इंडस्ट्री सारी बड़े शहरों में होती थी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा या हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, बड़े हॉस्पिटल बड़े शहरों में होते थे। ठीक है जी। वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो सारा। अच्छा, ये सिनेरियो वक्त के साथ चेंज हो रहना चाहिए था। अब फर्ज करें आपने एक इंडस्ट्रियल स्टेट सेटअप करनी है। इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए? नीड टू हैव लिंकेजेस, अच्छी सड़कें चाहिए जो रॉ मटेरियल और लेबर मार्केट के साथ उस इंडस्ट्रियल स्टेट को कनेक्ट कर दें। द फर्स्ट थिंग यू नीड। द सेकंड थिंग इज के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो। फर्ज करें एनर्जी सप्लाई चाहिए आपको। ठीक है। तीसरा ये है कि आपको स्किल लेबर चाहिए। अच्छा चलें, आज से 30 साल पहले आपको स्किल लेबर बड़े शहरों की सराउंडिंग में अवेलेबल थी। अब वो सिनेरियो नहीं है, तो हम क्यों सारी की सारी इंडस्ट्रियल स्टेट सिर्फ लाहौर फैसलाबाद के गेट प्लान कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डायरेक्टली, पब्लिक सेक्टर जो पॉलिसी में करते हैं। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है कि वो क्यों प्राइवेटाइज करते हैं कि हमने सारी की सारी जो अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या क्रिएटिव नॉलेज इकॉनमी को सेटअप करना है, तो वो लाहौर और इस्लामाबाद के गिर्द ही हम सारी चीजें क्यों प्लान करते हैं? बहावलपुर या डीजी खान या वो हमारी प्रायोरिटीज क्यों नहीं है? ठीक है जी। क्योंकि अब तो रोड नेटवर्क इतना जबरदस्त है, मोटरवेज ने हर सिटी को कनेक्ट किया हुआ है। लाहौर से चलने वाली मोटरवे चारसदा को भी कनेक्ट कर रही है, बहावलपुर को भी कनेक्ट कर रही है। एक ये है कि अब अगर आप देखें जो अगर इसको करेक्टराइजेशन करें, आपकी अर्बनाइजेशन जो हो रही है, इसको आप माइग्रेशन ही माइग्रेशन लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं। देखें पूरी दुनिया में अब अगर आप न्यूयॉर्क देखें, सिडनी देखें, तो इन बड़े शहरों में जो टैलेंट जो इनोवेटिव लोग, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो पूरी दुनिया से ये छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं। ठीक है। हमारे लो स्किल्ड लेबर जो है वो छोटे शहरों से बड़े शहरों में घुस रही है। अगर आप उसको देखो तो साइंटिस्ट तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जो टैलेंटेड हमारा यंग लॉट है वो तो सारी की सारी मुल्क छोड़ के जा रही है। ठीक है जी। वो इंटरनेशनली इमिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी लो स्किल्ड लेबर है वो दैट इज अ बर्डन। क्योंकि उनको जब हम शहरों में लेके आते हैं तो वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। आप इसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को। दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि फर्स्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नस्ट और लम्स। कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतना आगा खान कराची में, तो ये ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट होते हैं। तो ये भी मोस्टली मैं आई सेंस एड की ये भी एलीट सेंट्रिक है। ये अपने कैंपसेस एक्सपेंड क्यों नहीं करते बाकी शहरों में? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में एक बच्चा पढ़ने आता है, लाहौर में आता है, इस्लामाबाद में आता है, उसको फिर वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी फिर नेवर प्रूव है, तो फिर अपनी सारी की सारी फैमिली जो है वो बड़े शहरों में ले जाएगी। ठीक है जी। दो तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं। तीसरी बात यह है कि आप शायद अभी तक वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो अभी तक उसमें हम कामयाब नहीं हो सके कि उसको छोटे शहरों तक उस क्वालिटी के हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में या रीजनल में ले जाए। फर्ज करें जी कि पंजाब कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना हुआ है, एक फैसलाबाद में बना हुआ है, बाकी शहरों में बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या हम सारे मरीज, फिर ये है कि आपकी गवर्नेंस इतनी सेंट्रलाइज्ड है
कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉई जो डेरा गाजी खान में बैठा है या लिया बकर में बैठा है, उसको ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू है, तो उसको लाहौर सेक्रेटेरिएट में ही जाना है। तभी एक अंदाजा में लाहौर में डेली 20-25 लाख लोग तो शायद वो डेली कम्यूटर इस तरह आते होंगे। तो वो जो हमारा चीज को हेड हैवी करने का माइंडसेट है, वो स्टेटिज्म वाला है कि हम हर चीज को लाहौर में ही रखना चाहते हैं, अपने होल्ड में रखना चाहते हैं। तो ये जब तक डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी नहीं होगी, तो ये ना तो हमारे शहर हो सकते हैं, ना बाकी यूनिवर्सिटी हो सकते हैं। ये आपने बात तो अच्छी की, जो खुद मैंने पर्सनली भी नोट किया। अभी सीएमएच में ना कोई लोग कश्मीर से भी आ रहे होंगे सीएमएच से, पर पेशावर में सीएमएच और हमारा ये सीएम रावलपिंडी वाला सीएमएच कम से कम 70 किलोमीटर के रेडियस में। हर बंदे, किसी बंदे को मसला हो तो वो गरीब सुबह 5 से चल पड़ता है कि मैं सुबह सुबह लाइन में लगूंगा, मेरा कोई इलाज होगा। तो लाखों बंदे आते हैं। ये तो आपके पास अच्छा खासी हज़ारों गाड़ियाँ कम हो जाएंगी अगर हम जो जितनी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की वो मेन सिटी से उठा के सराउंडिंग सिटीज़ में मूव कर जाएँ। तो ये तो है। लेकिन अच्छा, आप चूंकि गवर्नमेंट के साथ भी काम आपने काफ़ी सा किया है, मुल्तान मास्टर प्लान पे भी आपने काम किया था, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब आप कोई प्लानिंग करने बैठते हैं तो प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन है उसमें कितना एक लैप्स होता है, कितना जो आपने प्लान किया होता है वो एक्चुअल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होता है, और अगर प्लानिंग से जो इम्प्लीमेंटेशन में जो इशू आ रहा है उसमें क्या मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं? अगर आपने, जिस तरह आपने कहा टेबल पे बैठ गए, उन्होंने कुछ प्लान भी कर लिया, क्या जो वो प्लान करते हैं वो एग्जैक्टली होता है या उसमें भी कोई डिले होता है? और सेकेंडली, कुछ जिस तरह आपने मल्टीनेशनल फर्म के साथ भी काम किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या आप देखते हैं प्लानिंग के दौरान या एग्जीक्यूशन के दौरान, या वर्किंग प्रिंसिपल्स या जो चीज़ें, डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट के साथ काम करने में और मल्टीनेशनल के साथ काम करने में, आपको जो एक्सपीरियंस है? अच्छा जी, सबसे पहले तो प्लानिंग की बात कर लें। प्लानिंग में अक्सर आपने सुना होगा सिटी मास्टर प्लान बनना है। अब वो मास्टर प्लान तकरीबन 100 साल 1910 7-8 में यूके में ये स्टार्ट हुई थी मास्टर प्लानिंग में। इससे सही है इंटरवेंशन, क्योंकि ये इतनी पुरानी हो गई है कि बहुत सारे मुल्कों में मास्टर प्लानिंग पे अब उस तरह वो काम नहीं होता। अब यूके में लोकलिज्म एक्ट इंट्रोड्यूस हो गए। पहले एक फिलोसफी होती थी कि वी प्लान सिटीज के, अर्बन प्लानर्स बैठ गए, 5 ब्यूरोक्रेट्स बैठ गए, 3 पॉलिटिशियन बैठ गए, तो बैठ के एक टेबल पे फैसला करते हैं कि यार ये तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख आबादी का शहर है, कि हम इनको बताएंगे कि आपने रहना किस तरह है। हम बताएंगे कि आपके लिए हम यहाँ से यहाँ सड़क बनाएंगे, आपने यहाँ पे खाना खाना है, यहाँ पे आपने काम करना है, यहाँ सो जाना है, तो आपकी लाइफ के सारे डिसीजन हम करेंगे। तो ये एक बड़ा पुराना मॉडल था। ये फार फील्ड प्लानिंग होती थी, अमेरिकी शहर भी इसी तरह प्लान होती थी। ठीक है, वो डिफरेंट मॉडल था। वो सब ये था कि कॉलम को किस तरह अलग रखना है। ठीक है, हम वो दोनों कॉलम की डिवाइड थी। यहाँ पाकिस्तानी शहरों में अमीर और गरीब की डिवाइड है। अमीर, आपको पता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इवेंचुअली ज्यादा होती हैं। वो हर पब्लिक सर्विस के हर स्फीयर में वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट उनको ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो फिर अपने ही हम कबीला और हम सोच लोगों को वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं और पॉलिसी इस तरह की बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि आपने एक सिटी में मास्टर प्लान बनाना है और पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं जहाँ पे 25-25 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। देखा है दुनिया में मैनेजमेंट के लिए एक ही डिपार्टमेंट होता है। तो आपने सुना होगा काउंटीज होती हैं, बोरोज होती हैं, लोकल काउंसिल्स होती हैं। ठीक है, सिटी काउंसिल मुख्तलिफ नामों से उनको वो जानते हैं। आप तो में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, यूरोप के सारे शहरों में चले जाएं, वहाँ भी काउंटी काउंसिल होती है। उनके अंदर फायर डिपार्टमेंट भी होता है, उनके अंदर पुलिस भी होती है, उनके अंदर सारी म्यूनिसिपल सर्विसेज भी होती हैं, उनके अंदर लोकल मार्केट भी होती है, उनके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ हर काम के लिए एक डिफरेंट अदारा बना हुआ है। फर्ज करें जी कि आप सिटी प्लानिंग के यहाँ पे 25 के करीब अदारे हैं और मजीद बन रहे हैं। हमने स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए अलहदा अदारा बनाया हुआ है, बरसात की बारिश का एक अलहदा डिपार्टमेंट है, सर्दियों की बारिश का एक अलहदा डिपार्टमेंट है। ठीक है, और उनका कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं।
उन सब के बॉसेज अलग हैं और हर इदारे का अपना एक इंडिपेंडेंट लॉ है। लोकल गवर्नमेंट का अपना लॉ है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का अपना एक लॉ है। तो उनके जो उनको उनकी जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं, जो उनकी फाइनेंसिंग नीचेज है जहां से उनको पैसा मिलता है, वो भी डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलता है। फर्ज करें एलडीए प्लान करता है या कोई भी सिटी कौंसिल एक प्लान करती है, तो उसमें वो कहती है कि हमने एनवायरमेंट को ठीक करना है। तो एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए देयर इज अनदर एजेंसी दैट इज कॉल्ड ईपीडी इन पंजाब, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप ईपीडी को कहें कि यार ये हमारी प्लानिंग फॉलो करो, या हाईवे डिपार्टमेंट को या किसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जहां पे आपके पास 30-40 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हो, तो एक डिपार्टमेंट एक सुपरा किस्म की सॉर्ट ऑफ ओवर आर्चिंग किस्म का प्लान बना दे सबके लिए, और वो कह दी कि आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है, तो जहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म ही ना हो। दूसरा, वो जो प्लान बनते हैं उनकी इंटेग्रिटी भी क्वेश्चनेबल है। देखें, अब एक शहर है, मुल्तान है या लाहौर है, ठीक है जी, उसमें तो प्रॉब्लम और नोयत के हैं। अब वहां पे हम कोई डेमोलिशन तो कर नहीं सकते, सड़कें खुली करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। वहां पे है मैनेजमेंट इशू, या जो आप जिसको कहते हैं अर्बन स्केप या क्वालिटी ऑफ स्पेसेस, या जिसको आप सिटी स्केप कहते हैं। क्या आप सड़क पे गुजर रहे हैं तो आप देखेंगे यार ये फुटपाथ की हालत क्या है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, यहाँ पे साइकिलिस्ट को फैसिलिटेट किया गया है। असल तो चैलेंज हमारे सिटीज में ये है, जिसको हम अर्बन चैलेंज कहते हैं या प्लेस मेकिंग के चैलेंज हम कहते हैं। इसमें तो हमारा फोकस ही कोई नहीं है। ठीक है जी, हम 5 फुट का फुटपाथ बनाते हैं जिसके ऊपर छाबड़ी वाला या दुकान वाले ने उसको इनक्रोच किया हुआ है, तो पैदल चलने वाला तो सड़क पे करेगा और माइट बी गेट हिट बाय अ व्हीकल और वो अपनी टांग तोड़वा बैठेगा। ठीक है जी, अब ये अच्छा दरख्त लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब जो आपका पब्लिक है उसमें आप देखें कि जो पब्लिक डोमेन है उसमें दरख्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक 5 मरले के घर वाले को फोर्स करें कि अपने 10 फुट की जगह में 3 दरख्त लगाए वो। ठीक है, प्लानिंग और मैनेजमेंट के अदारों का सबसे जो अहम काम है कि वो पब्लिक डोमेन को सिक्योर करें, अपने राइट ऑफ वेज को सिक्योर, सिटी फंक्शन को इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को इंप्रूव करें, सर्विसेज म्यूनिसिपल सर्विसेज को इंप्रूव करें। हमारे यहाँ पे उल्टी गंगा, वो अपने काम कोई नहीं देख रहा होता सरकार में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सारे अफसरों या तो वो हाउसिंग स्कीमों वालों के पीछे लठ लेके फिर रहे होते हैं, या अल्लाह ना करे किसी ने कोई कमर्शियल बिल्डिंग आके बाहर से कोई एक्सपेट्रिएट आ गया, डायस्पोरा के लोग आते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने, वो चाहते हैं यार हम एक अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, तो 10 लोग लठ लेके उनके पीछे भाग पड़ते हैं, ये एनओसी नहीं लिया तुमने, ये नहीं किया, मन तुम्हारी। और अगर वो बिल्डिंग बना दे तो 2 साल बाद वो कहते हैं जी कि हमने आपके ऊपर वाले 4 फ्लोर जो है ना वो रेस करने हैं, वो तोड़ रहे हैं। आप हाइट को जो है ना, यहाँ पे जहाज सारा दिन फिरते हैं, तो ये बड़ा डेंजरस जोन है सिटी, तो आप हमारी हाइट लिमिट को क्रॉस कर गए हैं तो हम आपकी बिल्डिंग गिरा देंगे। तो ये अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि कमो बेश 1000 के करीब प्लान बन चुके होंगे, सिटी प्लान्स। डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट नाम है उनके, लेकिन उनका फंक्शन या उन्होंने जो चीज बतानी होती वही है कि आपके सिटीज के अंदर डिफरेंट सिटी सिस्टम किस तरह काम करेंगे। मेरे पास एक भी मिसाल नहीं है कि कोई एक प्लान भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट आज तक हुआ होगा। ठीक है जी, या तो हमारी बिल नहीं होती। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब एक प्लान हम नोटिफाई करते हैं इट बिकम्स अ लॉ। ठीक है, वो जो हमारे पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी फ्री बिल ऑफ जो वर्क होती है वो उसको डिसीजन मेकिंग को वो अफेक्ट करते हैं। देखिए, फर्ज करें एक बड़े ऑफिसर के पास आप जाते हैं इस शहर में, तो 4 लोग हैं, एक कहता है जी मैंने हाउसिंग स्कीम बनानी है, कहता है मैंने बिल्डिंग बनानी है, ये कोई और काम करना चाहता है, तो वो खुद डिसाइड करेगा, उसके पास वो उसका अपना एक मेरिट होगा डिसीजन का, जिस तरह उसको बात समझ में आएगी वो फैसला करेगा।
ठीक है, ये अथॉरिटेटिव पार्ट ऑफ गवर्नेंस है कि एक बंदा जो एक अदारे का सरबराह है, उसकी फ्री विल है कि वो जिस तरह मर्जी चीजों को करेंगे। इफ देयर इज अ प्लान तो वो ही और शी इज बाउंड टू फॉलो दैट प्लान। ठीक है जी, वो प्लान को फॉलो करना। अब प्लान उनको वो फेवरेबल नजर ही नहीं आता क्योंकि वो उनकी जो अथॉरिटी है उसको डिल्यूट कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार इसको उठा के पहले तो इसको डीनोटिफाई करो, इसमें से कुछ ऐसे रास्ते हम निकालेंगे, या वो उसको नोटिफाई नहीं होने देंगे। अगर बदकिस्मती से वो नोटिफाई हो गया, उसके ऊपर कुछ इस किस्म के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे कि जो मैं समझता हूँ कि प्लान टेम्परिंग के जुमरे में आते हैं या उसको इनअफेक्टिव कर देते हैं। तो वो प्लान अभी बहुत सारे शहरों में चल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे प्लान ऐसे ही लूले लंगड़े हैं, वो अपनी ट्रू स्पिरिट में कभी भी नोटिफाई नहीं हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि देखें, फिर मैं वही रिपीट करूंगा कि शहर लोगों के लिए होते हैं। टेक्नोक्रेट्स और जो पब्लिक सर्विस में लोग होते हैं, उनका काम होता है लोगों को फैसिलिटेट करना। देखें, अब शहरी सोचते हैं कि हमने इस टाइप का बिजनेस करना है या हमने इस किस्म की चीजों में इन्वेस्ट करना है। आप उनको ये थोड़ी बता सकते हैं कि नहीं भाई आप भैंसों का फार्म बनाएं, हमने आपको टेक्नोलॉजी जोन नहीं बनाने देना, हमें लगता है कि दूध की शॉर्टेज या भैंसों का फार्म बनाए। तो इस किस्म की पॉलिसी नहीं चलती। असल में ये पॉलिसी होनी चाहिए प्रो पीपल, कि लोगों को इन्वॉल्व उनके पूछेंगे भाई आप, वो लोग कहेंगे भाई हमें हमें भैंसों के बाड़े चाहिए, ओके वी आर फाइन विद यू, हम आपको बताएंगे कि ये चीजें आपने किस तरह करनी है। ये टेक्नोक्रेट का काम है। टेक्नोक्रेट और जो पब्लिक सर्विस के लोग हैं उनका काम ये नहीं है कि वो लोगों को डिक्टेट करें कि भाई आपने ये नहीं करना। भाई देखें, पूरी दुनिया में अब फर्ज करें कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनती है, मेरा मानना ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें 2-4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का एक इंडस्ट्रियल यूनिट है वही 10 बिलियन से ज्यादा का होता है, छोटे से छोटा भी। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज फार लार्जर देन द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम इस बात का रोना रोते हैं कि हमारा जो लोकल सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज नहीं हो रही। ठीक है, एफटीआई नहीं आ रहे। जब आप इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन के साथ डील करेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी आपकी। लोगों को आप थोड़ा सा डराएंगे तो डिस्करेज होंगे, वो क्या करेंगे, इवेंचुअली दे विल माइग्रेट टू दुबई। ठीक है, वो कैपिटल आपका सारे का सारा ड्रेन हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। कैपिटल फ्लाइट आप सुनते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा चलो। हम आपके पास एक नैरेटिव है, आप कहते हैं जी यार ये शहर खराब हो जाएंगे अगर हम इनको छोड़ दें, अगर हम इनको काम करने दें तो शहर। आप पहले आपका कौन सा यार, ठीक है मुझे बताएं, सारी की सारी कमर्शलाइजेशन हुई है, 100 साल पुराने बाजार का मंजर आपके सड़कों पे, तो आपने ये सारा कुछ करके शहरों को ठीक कर लिया है पहले। ठीक है, एक दफा आप लोगों को छोड़ें, उनको काम करने दें, इकोनॉमी जनरेट होगी। ठीक है जी, इकोनॉमी आपकी चलेगी, उसमें पैसा आएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट निकलेगी। ठीक है जी, तो लोग चीजें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें तो ये मिस हो रहा है ना जी, आपका पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू बड़ा मिस हो रहा है। अब मुझे यह बता रहे हैं कि एक हाउसिंग स्कीम या एक कनाल के प्लॉट में जो हाउसिंग स्कीम में बनता है उससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगी, या उसी 1 या 2 कनाल के प्लॉट में 15 मंजिला बिल्डिंग आप बनाए और उसके यूथ बेस्ड रेवेन्यू आप उसे कलेक्ट करें, वो रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग शहर से 30 किलोमीटर दूर आप जो हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं उसमें आपका पैसा ज्यादा स्पेंड हो रहा है, या आप गुलबर्ग का एक 100 एकड़ का प्रीसिंक्ट ले गए, उसमें अगर हाई डेंसिटी वर्टिकल जोन बना रहे हैं तो उसमें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है जी, उसी को एक सड़क के ऊपर अगर आप 5 हाई डेंसिटी वर्टिकल बिल्डिंग बनाएंगे तो उतनी गहरा आप हॉरिजॉन्टली अगर ले डाउन करें तो वो शायद सड़क 10 किलोमीटर लंबी बने। उसके साथ आपकी लाइट सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर सारी है, फिर आपकी डेली कम्यूटिंग होती है टू दैट हाउसिंग कॉलोनी 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी।
एंड बैक टू वर्क प्लेसेस। इतनी गाड़ियां रोज भाग रही हैं। तो अगर वो जैसे आप दुनिया के शहरों में देखेंगे, डाउन टाउन में लोग ज्यादा पैदल चलते हैं, ऊपर रहते हैं, चाहे उनके दफ्तर है या तकलीफी दफ्तर होता है, तो लोग इस तरह तो नहीं कहते कि सबाब में जाके रहें। पूरी दुनिया में सबर्बन डेवलपमेंट को डिस्करेज किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है ना, उसको अनफॉर्चुनेटली तो मॉडल जो है प्लॉट मेकिंग हम जिसको कहते हैं, रियल स्टेट नहीं है बेसिकली। ये एक मिस नॉर्मर यूज किया जाता है कि रियल स्टेट हो रही है। दैट इज नॉट रियल स्टेट एट ऑल। बेसिकली खाली प्लॉट इज नॉट रियल स्टेट, क्योंकि उससे कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये है जी हमारे मसाइल। हमें पीपल सेंट्रिक लोकलाइज्ड इंटरवेंशन चाहिए सिटी को ठीक करने। ओके, अच्छा। ये तो ऑफ कोर्स है कि जब 10 बंदे अगर लाहौर में बैठ के 13 करोड़ का फैसला करेंगे तो प्रॉब्ली वो गलत होंगे। वो ग्राउंड रियलिटी उनको पता नहीं होगी, बावलपुर पे क्या हो रहा है, बखर में क्या हो रहा है। तो लोकल होगा तो लोकल बंदे लोकल सोल्यूशन निकालना तो हमेशा बेहतर होता है। वैसे अब डेवलपमेंट में जो मेजर चीज़ जो हमने देखी, थोड़ी सी आपने पहले बात भी किया, लेकिन मैं स्पेसिफिक इस पे आना चाहूँगा। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी हमारा अभी कंजेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या सोल्यूशन है? हमने पब्लिक में जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हमने सिर्फ देखा है, जो इस्लाम पिंडी में तो एक मेट्रो चल गई है, वो एक ही तरह आपने कहा एक लूप में चल रही है, एक रूट है, बल्कि सिंगल रूट है, एंड में सर्कल वो वापस आती है। और बाकी ना तो कोई लेन्स हैं, ना लेन्स फॉलो की जाती हैं। ट्रैफिक सिग्नल अभी थोड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन एक मतलब सुबह अगर आपने घंटा ड्राइव करना है ना, तो आप उस घंटे में से आप 40 मिनट स्ट्रेस में होते हैं, आप ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं, रोड के हालात नहीं हैं। तो और उससे अच्छा, इसमें स्पेसिफिक लैब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता सकेंगे कि हमने क्या, कौन से हमारे फ्लॉज प्लानिंग में थे और कौन से एजुकेशन में थे, और इसको क्या किस तरह हम इसको इस ट्रांसपोर्टेशन के मसले को कैसे हल कर सकते हैं? और इससे रिलेटेड स्मोक भी इस तरह था। स्मोक का मसला जो आपने कहा, आपने बस बताया 2 माह साल में हम ज़ाया होते हैं हमारे, इस पोल्यूशन को सोल्यूशन इसका कोई है करंटली? जो हम हैं वो तो हैं, लैंडस्केप तो चेंज ही हो सकता है, लेकिन इसी लैंडस्केप में क्या सोल्यूशन है, किस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? चलिए, पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारा मसला जो है ना, ये वो ट्रैफिक की ज्यादती नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया में तो बड़ी बड़ी, आप जर्मनी में देख लेंगे, बाहर यूरोप में चले जाए, जब ऑफिस से छुट्टी होती है, उनकी जो मोटरवेज है, हाईवे, वो पैक होती है, बम्पर टू बम्पर पैक होती है। तो हमारे तो अभी 80 कारें हैं 1000 लोगों पे, उनके 1200 कारें हैं। उन्होंने मैनेज कर दिया है, तो हमसे 80 कारें नहीं मैनेज हो रही। तो बेसिकली हमारा जिस तरह बाकी चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड है, chaotic है हमारा रवैया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इसमें दो रोल है। एक सोसाइटी का रोल है, दूसरा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है, इसको कहते हैं, एक चीज होती है सिविक सेंस, कि आपने गाड़ी वाले को गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल वाला बच्चे को मोटरसाइकिल दे दी, लेकिन लाइसेंस भी दे दिया आपने उसको। ठीक है, वो लाइसेंस ये होता है कि आपने चलाना है किस तरह उसको, लेकिन कोई उसको क्या ये बताता है कि आपने सड़क पे जाके बिहेव किस तरह करना है, आपने किस जगह एग्जैक्टली चलना है। अच्छा, इसमें फिर दो इसकी फिर फर्दर एवेन्यूज है। एक तो ये है कि आप वॉलंटरली एक्सपेक्ट करें जो कोड यूजर है कि वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो खुद ही बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। अगर वो नहीं बिहेव कर रहे तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर आई मीन ट्रेनिंग, और जो आपका ब्रॉट अप हो रहा है लोगों का, ना तो उनको सोसाइटी आ रही है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी चीजें हैं तो जो उनको एजुकेट करें कि आपने कूड़ा फेंकना है, सड़क पे किस तरह चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग है, सिग्नल की क्या इंपॉर्टेंस है, रोड रेज को किस तरह अवॉइड करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये दिस शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम अप टू ग्रेड 5। ठीक है, दूसरा डिफरेंट किस्म के आउटरीच कैंपेन है जो सिटी काउंसिल चलाती हैं। ठीक है, आप इसको सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके एवेन्यूज है, लोगों को बताएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होनी चाहिए कि जो ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट करें कि आपने कार पार्किंग को किस तरह यूज करना है। हमने गाड़ी इस तरह नहीं सड़क पे पार्क करनी कि आधी गाड़ी सड़क पे हो। ठीक है जी। अब तीसरा हमारा प्रॉब्लम है जो लेबर क्लास है जो मोटरसाइकिल इस पर यूज कर रही है। अब ये बड़ा एक चैलेंज है कि उनको एजुकेट और फर्ज करें को बहुत ही फार फ्लंग एरिया से आया हुआ है, तो शहर में मजदूरी या लेबर करने के लिए जॉब की तलाश में बच्चा आ गया है, उसने मोटरसाइकिल चलानी है,
उस बेचारे को तो बिल्कुल ही क्या नहीं पता कि लेन डिसिप्लिन क्या होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद आपकी किसी सड़क पे कोई लेन मार्किंग नहीं है, हमने हर एक किसी को छोड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोडक्टिव कार वाला जो व्हाइट कलर जॉब में जा रहा है और उसके आगे एक चिंकी वाला जो जो जीरो टैक्स पे करता है, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इतना नहीं है, वो आपकी इस तरह की जो हाईली एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों बराबर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्ज करें आप उसकी वजह से स्टक है कि 20 गाड़ियां पीछे 30 किलोमीटर की स्पीड पे है। तीसरा एलिमेंट है जी इन्फोर्समेंट का। आप $1 बिलियन की सड़क बना देंगे, अंडरपासेस बना देंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस आपको शहर में नजर नहीं आएगी। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा और एक किस्म का वो टैबू है जी कि ट्रैफिक सिग्नल बड़े बुरे होते हैं जी। ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाना, हमने क्या करना है जी, तो जी ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दो। उससे क्या होता है, लोग 2-2 किलोमीटर घूमते रहते हैं इसी तरह लोग। ठीक है, वो ट्रैफिक रुकती तो नहीं है लेकिन इट बिकम्स हाईली इनएफिशिएंट। वो एक गाड़ी ने अगर सड़क पे 1 घंटा चलना है तो वो 2 घंटे चलेगी, पोल्यूशन इंक्रीज होगी उससे। ठीक है, सिग्नल जो है वो नहीं लगाना, अगर सिग्नल लग गया है उसको मेंटेन नहीं करना, वो खराब हो जाएगा। ठीक है जी, ट्रैफिक पुलिस आती है एलीट स्कूलों के बाहर सुबह अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए। एलीट के बच्चों को बड़े स्कूल वीकेंड से या लेके बाहर उनके घरों तक पहुंचा के उसके बाद आपको किसी हार्डली किसी शहर की किसी सड़क से तो ट्रैफिक लोग मार रहे हैं, ट्रैफिक डाटा आपके पास है, 1122 का ले लो डेटा। ठीक है जी, लोग मरते हैं। सिर्फ वजह ये है कि कोई उनको डिसिप्लिन फॉलो कराने वाला नहीं है, हमने कैमराज लगाए हुए हैं, इन्फोर्समेंट नहीं है। ठीक है जी, आप लेन सेपरेट क्यों नहीं करते? अभी अभी कुछ उस पर काम होना शुरू हुआ है। तो ये चीज है हमारे बड़े की। और देखें इसमें जो हमारे पेरेंट्स का रोल है, सोसाइटी का रोल है घरों के अंदर, तो पेरेंट्स को भी इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि जी आपने घर से बाहर निकल के किस तरह बिहेव करना है। हमारा जो फंडामेंटल क्राइसिस है दैट इज अबाउट आवर बिहेवियर। हम सड़कों की सड़क बड़ी अच्छी है, सड़कें हमारी लंदन से चौड़ी है, लाहौर की, इस्लामाबाद की, फैसलाबाद की, लेकिन मसला ये है कि हमें उनपे ड्राइविंग सेंस ही नहीं है, हम ड्राइव किस तरह करें। आप ये एविडेंट है, 15 गाड़ियां, 2 चिंची, 16 मोटरसाइकिल होंगे तो सड़क वहां पे बंद होती है, ट्रैफिक पीछे मौजूद है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस नहीं आती, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको रेस्क्यू करने नहीं लोग आते। तो रेस्क्यू मतलब ये नहीं होता कि वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, बेसिकली उनको डिसएंगेज भी आपने करना है। कोई व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको किसने वहां से साइड पे लेके जाना। ठीक है, पीक आवर में कोई व्हीकल ब्रेक डाउन हो गई, वो सड़क पे खड़ी है, 3 किलोमीटर लंबी क्यू लगी हुई है, जब आप पास पहुंचे तो पता चल जाए जी ये लोडर रिक्शा था या चिंकी था, इसका टायर पंक्चर हो गया और वहीं पे वो खड़ा है, तो सारे ट्रैफिक पीछे। तो ये बेसिकली इट हैज टू बी ए टू फ्रंट स्ट्रेटेजी। सोसाइटी और जो पेरेंट्स हैं इनका भी अपना बड़ा फंडामेंटल रोल है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल जहाँ पे एक सड़क बनाने या अंडरपास बनाने के लिए तो बिलियन स्पेंड करते हैं, तो उसको रेगुलेट और उसकी मैनेजमेंट के लिए भी उतनी ही आपको पुलिस चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि बड़ी प्रिमिटिव सोसाइटी है, हमारे वेस्टर्न सोसाइटी की तरह लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में भी अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो शायद वहां भी इसी तरह के मैस क्रिएट हो जाए कुछ। ठीक है, हम डरते हैं, हम जिन लोगों को फाइन नहीं करते, तो डेवलप या जो दुनिया की सिविलाइज माजरत के साथ वहां पे तो पूरा टाइम फाइन होता है, तो हम कहते हैं यार यहाँ पे वो हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसमें रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, पॉलिसिंग, एजुकेशन और आउटरीच कैंपेन, ये सारी की सारी चीजें इन पैरेलल चलनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस तरह हाईवेज आपने कहा सिग्नल फ्री कॉरिडोर वो एक होगा मेन सिटी में, लेकिन उस पर इमरजेंसी लाइन अलहदा होगी। कोई गाड़ी रुकती है तो पुलिस वाले उसको लेन ब्लॉक करने नहीं देते, वो उसको फ़ौरन या वो हुड टो कॉल कर देगा या पुलिस कॉल कर देगी, उसको साइड फुटपाथ पे लगाते हैं ताकि ट्रैफिक ना रुके। टो व्हीकल आएगी, वो उसको उठा के उसी टाइम रोड क्लियर करनी होती है।
और इमरजेंसी लाइन सेपरेट होती है, ताकि अगर उसको मूव कर दें इमरजेंसी लाइन में सेपरेट करके, ताकि वहाँ से वो टो हो जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हाईवे पुलिस में भी होती है, लेकिन नॉर्मल रोड्स पे एक ही पुलिस है, उसने वही काम करना होता है। यहाँ पे हमारे इतनी बंदे हैं नहीं, हायर नहीं कर सकते हम, वो 2-4 होते हैं एक मेन सिटी के अंदर, वो एक ही बाइक बेचारे के पास होगा, वो एक जगह खड़ा है, बाकी शहर में जो हो रहा है उसको कोई पता नहीं, ना वो देखेगा। अच्छा, एक आपने मेजर बात की पार्किंग के लिहाज से, जो उस पर मैं आना चाह रहा था, जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, आप कहीं भी जाएं तो आपको तकरीबन पार्किंग मिलेगी। हर पार्किंग लॉट जब डिज़ाइन होता है, जो बिल्डिंग डिज़ाइन होगी, कोई कमर्शियल एरिया, उसमें पार्किंग की स्पेस दी जाती है। अब पाकिस्तान में आप रोड के पास आप चले जाएं, आप मरी रोड जो पिंडी में या कोई भी राजा बाज़ार में चले जाएं, तो दुकान और रोड के दरमियान ना 3-1 फुट का फुटपाथ होगा, फिर दुकान होगी, पार्किंग की जगह कोई नहीं मिलती। और तो ये इसमें क्या इशू है? कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो मेजर पिंडी के जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनकी बेसमेंट ऑफिशियली एज अ पार्किंग अप्रूव्ड है, लेकिन वहाँ पे भी अभी दुकानें बनी हुई हैं। आज कल परसों एक वीडियो आ रही थी फेसबुक पे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो पार्किंग इन्फोर्स कर रहा है, जिसने रोड पे गाड़ी लगाई है, उसके टायर को पंक्चर कर रहे हैं वो। तो हमारा पार्किंग का ये इशू क्यों हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे? लाइक पार्किंग स्पेसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। रोड पे चलें ठीक है, बंदा पार्क ना करे, लेकिन जितनी हमारी कमर्शियल एरिया है, जितनी कमर्शियल दुकानें हैं, उतनी पार्किंग अवेलेबल है ही नहीं। गाड़ी पे अगर कोई जाए तो उसको उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है कि वो पार्किंग कहाँ करे, अपने रेस्टोरेंट के करीब, शॉपिंग मॉल के करीब। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा जो पार्किंग है ना, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है पूरी दुनिया में। किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको पार्किंग देनी है पाकिस्तान में। लेकिन दुनिया के बाकी मुल्कों में उन्होंने इसको सॉल्व ये किया कि वो गाड़ियां लोगों को कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, कार डिपेंडेंसी उनकी कम है, क्योंकि आप खुद भी शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो ये कि कार डिपेंडेंस कम है, लोगों ने काम पे जाना है। कोई भी बंदा, मतलब लंदन में देखा होगा आपने कि लोग काम पे चले जाते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके घरों के बाहर। जापान में भी ऐसे ही है। ठीक है, दुनिया के सारे बड़े बड़े शहरों में इस तरह है कि गाड़ियां खड़ी होती हैं। ठीक है, वो गाड़ियां फैमिली यूज के लिए लोगों ने ज्यादा वीकेंड पे रखी होती है। ये कोई एक बंदा, उसकी 2-3 वजह है। ये तो एक तो उनकी रोड्स पे कुछ प्रायोरिटी सेक्शन है जहाँ पे टोल बड़ा हाई है, टोल हाई है। फिर पार्किंग में लंदन में, जो सेंट्रल लंदन में, वहां बाज़ 50 पाउंड भी आपको पार्किंग के लिए देना पड़ते हैं। तो उससे लोग सोचते हैं कि यार मैं 2 पाउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देके चला जाऊं। तो कार, ठीक है, वहां पे टाइम्ड पार्किंग होती है। जो सेंट्रल बिजनेस एरियाज होते हैं वहां पे इस तरह नहीं है कि आप गाड़ी लगाएं। ठीक है, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इसमें फिर सिविक सेंस वाली बात है कि हमारे लोग हम एजुकेटेड ही नहीं है इस पे कि पार्किंग किस तरह करनी है, पार्किंग कहाँ पे करनी है। ठीक है, आपने लोगों को किस तरह कम से कम डिस्टर्ब करना है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने भी सारा के सारा जो छोड़ा हुआ है, वो प्राइवेट सेक्टर की 1 कनाल की बिल्डिंग बन रही है, वो बेचारा पहले तो सेटबैक्स छोड़ेगा, 60% से ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर उसको कहते हैं यार कि अगर 10-15 बिल्डिंग बनानी है तो इसमें 100 गाड़ियों की पार्किंग दो। तो इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उसकी तो पार्किंग में चली जाएगी। फिर वो वायलेट करते हैं। अब दुनिया में जहां भी कार सेंट्रिक या कार डिपेंडेंट सोसाइटी है, अमेरिका इसमें सरे फहरिस्त है। तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स तो हम कहीं नहीं देखते दुनिया में। और वो प्राइवेट जो पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में भी और पूरे अमेरिका में भी, वो क्या प्राइवेट सेक्टर में छोड़े हुए हैं? तो गवर्नमेंट छोड़ती है। वो बड़ा जो उनका प्लानिंग जो प्लान होता है सिटी का, उसके अंदर वो पार्किंग लॉट्स उन्होंने छोड़े। ठीक है, फिर उन्होंने उसके पैरेलल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बड़ी एफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजों को अगर आप अकाउंट वार करें तो आप ये फील करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना आपके लिए दैट इज फार चीपर देन यूजिंग योर ओन कार। ठीक है, फिर वहां पे जो आपकी ये कार्बन क्रेडिट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी, आपका चार्ज करती है। गाड़ियां अच्छी होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए।
तो ये सारी चीजें ना, अगेन इट्स अ मल्टी प्रोड स्ट्रेटजी। इसमें बहुत सारी चीजों का अमल दखल है, बिहेवियर भी है इसमें, हमारे इनएडिक्वेसी ऑफ पार्किंग स्पेसेस है, प्लान पार्किंग लॉट्स नहीं है, वो हमने सारे के सारा पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में छोड़ा हुआ है कि ये ही देंगे जगह। तीसरी बात है कि मुफ्त की पार्किंग है, तो मुफ्त मुफ्त वाली चीजें तो हम 2-3 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप कई अक्सर जो देखोगे एक गाड़ी वाले ने 3 गाड़ियों की जगह पे गाड़ी खड़ी की होती है। ठीक है, चौथा ये है कि इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं है, तो आप पार्किंग को चार्ज करना शुरू करें। ठीक है जी, पार्किंग मीटर लगाएं और आवरली बेसिस पे चार्ज करें। ठीक है, और साथ साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना उसको ऑगमेंट करें, एनहेंस करें, ताकि लोगों को फैसिलिटेट होगी, वो लोग तो कारें छोड़ेंगे। तो ये 2-3 चीजें जो है ना, ये इन पैरेलल वर्क करेंगी। बाकी ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कारों को, कार यूजर्स को और पार्किंग लॉट्स को आप खुद देखते हैं कि डिस्करेज किया जा रहा है। बिल्कुल ये यहाँ पे ये तो है। मतलब अगर आप कोई बंदा गाड़ी ना रखे तो उसको कहीं जाने में कोई इशू ज़्यादा नहीं होता। सिटी जाने के लिए मेन एक ट्रेन लाइन जाती है, वो भी थ्रू आउट द सिटी क्रिस क्रॉस करती है, उसको सप्लीमेंट किया जाता है गाड़ी के थ्रू। यहाँ पे किसने मैंने जाना है, अगर सिटी मेन सीबीडी मेरा ऑफिस है तो मैं यहाँ से करीब से गाड़ी में बेशक वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ पार्किंग है, गाड़ी पार्क की, घर से करीब यहीं पे अपने लोकल ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ से ट्रेन में बैठा सिटी चला गया, ऑफिस के ऑफिस वापस आ गया, यहाँ से घर आ गया। और नहीं तो मैं अगर, वो तो अपनी मर्जी है, बस भी यहाँ से ट्रेन स्टेशन तक जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने कुछ ट्विटर पे भी ये पोस्ट किया था, तो एक क्वेश्चन वहाँ से एक आया था एक बंदे का कि एक तो वो पूछना चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को हम दिन ब दिन यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा कि उसको हम मतलब क्या लोकली हम ख़रीद लेते हैं लेकिन उस पर हम सिटी डेवलप कर देते हैं, वो जो एग्रीकल्चर लैंड है। सेकेंडली उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन है रूडा के बारे में, तो रावी अर्बन डेवलपमेंट पे, तो वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह बढ़ रही है, तो और जो रूडा है वो बिल्कुल फ्लड जोन के अंदर आता है, तो ये क्या ये अच्छा आइडिया है कि हम रूडा को डेवलप करें, स्पेशली जिस तरह हमने फ्लड 2022 में कितना बड़ा फ्लड देखा है, तो फ्लड जोन के अंदर अगर वो आती है तो उसको डेवलपमेंट करना आपके नज़दीक एक अच्छा आइडिया, इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती हैं फ्यूचर में? एक्चुअली जी, जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा जी कि हाउसिंग स्कीम के मतलब, देखें लाहौर या सिटी के अंदर आपके पास 8-10 एकड़ जगह अवेलेबल होंगे, हर शहर में पॉकेट्स ऑफ लैंड अवेलेबल होती हैं, खाली जगह मौजूद होती हैं। अच्छा, वो अब जमीन के जो इस किस्म के टुकड़े हैं, ये दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने कोई बिजनेस करना है। ठीक है, मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं शहर के अंदर 2-3 एकड़ जगह या मे भी 1 एकड़ जगह लेके वहां पे एक अच्छी बिल्डिंग बनाऊं, अपार्टमेंट बिल्डिंग, रेजिडेंशियल टावर बनाना शुरू करूं। अच्छा चलें जी, मैंने सोचा कि पहले तो वो कुछ 10 बिलियन की वो प्लॉट आएगा, तो सामान में तो इससे भी ज्यादा। उसके बाद मुझे 15 के करीब बिल्डिंग बनाने के लिए एनओसी चाहिए। ठीक है जी, वो नहीं मिलेंगे मुझे, उसमें मेरे 5-6 साल लग जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, मैं बिल्डिंग जब तक बनानी शुरू करूंगा, वो बड़ा हाईली कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, उसमें फिर $1 बिलियन लगता है आपका, और बिल्डिंग आपकी उस वक्त तक हैबिटेबल या सेलेबल नहीं है जब तक उसमें आप पूरी मैकेनिकल सर्विसेज आप कुछ बना के डिलीवर ना कर दें किसी को। तीसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लैंड ओनरशिप राइट्स है, इसमें कॉन्डोमिनियम राइट्स कोई नहीं। आपने फर्ज करें 10वें माले पे, या जिसको हम जनरली कहते हैं 10th फ्लोर पे एक अपार्टमेंट खरीद लिया, तो आप वो, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिर जाए, तो वेयर डू यू स्टैंड? आपके तो ओनरशिप राइट सिक्योर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पे अभी तक काम ही नहीं किया कि वो उसके ओनरशिप राइट। फिर चौथा है ये है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती कि बिल्डिंग गिर जाए, भी आप तो सिक्योर हो ना। ठीक है जी, अब वो बंदा, देखिए आपने तो एक उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट की, वो कैलकुलेट करनी है। अब आप कहें जी कि मैं 20 एकड़ जमीन ले लेता हूं काना काछा के करीब या चूनिया के करीब।
ठीक है जी, वो लैंड बड़ी ही सस्ती, चाहे 2 लाख रुपए मरला आपको मिल जाए। उसमें क्या करना है, आपने एक बोर्ड लगाना है, प्लॉट फॉर सेल, और उसमें लगाना है जी सुई गैस भी मिलती है, यहाँ पानी भी मिलता है, सीवरेज लाइनें भी है, बड़ा जबरदस्त किस्म का है जी। और आपने इंस्टॉलमेंट प्लान बड़ा अच्छा दे देना है। उसके बाद आपने एक लेना है ट्रैक्टर, एक ग्रेडर लेना है, वहां पे ना वो ट्रैक्टर मूव करना शुरू कर रहे हैं, सड़कें बननी शुरू हो गई, और वहां पे एक ऑफिस सेटअप करना है, और एक सिंगल प्लान आपने जो अर्बन अथॉरिटी है उसको सबमिट कर देना है। वो प्लान होगा जी कि ये मेरा प्लान है, और ये इस किस्म का मैं कोई चीज बनाना चाह रहा हूँ जी, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाई। अब ये बनाना चाह रहा हूं, मैंने पेपर पे कमिट किया है, ठीक है जी। आपने कहा वेल गो अहेड, वी आर विद यू, 5 लाख रुपए आप फीस जमा करवा दो, हाउसिंग स्कीम की इतनी होती है, 5-10 लाख रुपए, ठीक है जी। अब आप बनाना शुरू करते हो, उसके बाद टीवी पे मीडिया पे कोई चलाना शुरू कर देता है, जबरदस्त प्लॉट है, उसकी बड़ी जबरदस्त एनिमेशन बनाएगा। तो हर बंदा, हमारा एक मसला ये है कि हम अभी तक मुगल बादशाहों के दौर में रह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हम अभी कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल एज से, मुगल ईरा से बाहर नहीं आए, क्योंकि हम जो हमारा, हम लैंड इंटाइस्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है। हमें कोई कहेगा आप ऑनर खरीद लो, हम कहेंगे नहीं यार मैंने तो प्लावर लेना। अच्छा, लोग जो है ना शहर की मक्खियों की तरह वहां पे भाग पड़ेंगे, ठीक है जी। तीसरे दिन वो क्या होगा कि वो डेवलपर के पास 10-15 बिलियन रुपया इकट्ठा हो जाए डाउन पेमेंट में। अब वो लगा हुआ है, वो पार्क डेवलप करता है, वो स्कूल वहां पे बनाता है, कुछ कुछ करता है, नहीं करता है, वो आधा छोड़ के उसको चला जाता है। लेकिन आप अगर आपने एक डाउन पेमेंट उसको की है ना, तो आपकी मजबूरी है आपने बाकी पैसे देने, क्योंकि वो प्लॉट आपके नाम ट्रांसफर नहीं होता, सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट पे आप एग्रीमेंट आपने किया होता है, ठीक है जी। वो आप कहते हैं यार मैंने अगर फर्स्ट गिरे 50 लाख रुपया उसको दे दिया है, तो मैं इसको अपने नाम ट्रांसफर करा के इसको सिक्योर कर लूं, ठीक है। वो ट्रांसफर इन मैनी केसेस वहां पे अभी मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, बड़ी अच्छी जगह है वो, तो 30 साल पुरानी सोसाइटी है, उसके अंदर 17 पार्क हैं, जिसमें से सिर्फ 30 सालों में 4 पार्क डेवलप हुए हैं, ठीक है जी। और मतलब आपकी किसी कैपेसिटी क्या करेगा सर, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट क्या करे, आगे उसका दफ्तर सील कर जाएगा। अच्छा, अब उसमें वो जो डेवलपर है उसकी तो इन्वेस्टमेंट उसमें है ही कोई नहीं, उसके तो स्टेक्स खत्म हो गए हुए हैं, उसने तो दे हैव मेड मनी, ठीक है। अब पैसा आपका और मेरा है उसमें, अगर आपका आप उसको डिमोलिश करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे, आप उसको सील करेंगे, who will be going to be affected by this action? The poor people, ठीक है। अब गवर्नमेंट उनको वो प्रमोट करती है, गवर्नमेंट किसी भी हाउसिंग स्कीम को नहीं रोकती, ठीक है। तो वो इसलिए वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे अब आपका फूड सिक्योरिटी का है, आप वहां पे दरख्त काट के हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। अभी मुल्तान और वहां पे आमों के बागात थे, हम मीडिया में काफी सुनते हैं कि वहां पे डेवलपर ने बात ये, तो ये सारा का सारा इस तरह होता रहेगा अनलेस गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिवाइज इट्स अर्बन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन पॉलिसी। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सिटी बाउंड्री लगाए कि जी ये बाउंड्री है, इसके बाद शहर नहीं आप जाना, ठीक है। आपने जो भी करना है आप वर्टिकल जाओ, ठीक है जी। आप देख ले, पोर्टलैंड है अमेरिका में, उसने 1975 की एक बाउंड्री लगाई हुई है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज में लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ी जमीनें हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं प्रमोट करते? जनरली जो सबर्बन डेवलपमेंट है इसको जो है ना डिस्करेज किया जाता है पूरी दुनिया, ठीक है। एक चॉइस है, किसी का चॉइस खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई बनाना चाहता है शहर से बाहर जाके तो उसका चॉइस है, लेकिन वो उसको खुद पता होगा कि वो कितनी कंप्रोमाइज लाइफ गुजार रहा है वहां रह के सभा में, ठीक है। उसकी डेली कम्यूटिंग का और सारे मसले वो खुद फेस करेगा। तो ये एक है। दूसरा टूटा की बात है जी, दरिया जो है कि हिस्टोरिकली आप देखें कि ये दरिया कोई 2-4-5 साल पुराने नहीं होते, ये सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है,
जब से नदियां बनी है, मतलब आप कम अज कम आप देखें कि इंडस और ये सारे दरिया, मेरे ख्याल में तो शायद ही कोई 10,000 सालों से इनका वो उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसका हमें पता है। तो दरिया नेवर डाई, रिवर्स नेवर डाई। ठीक है, ये तो पूरी दुनिया में एक और फिनोमिना है। वो कहते हैं कि रिवर इकोसिस्टम को खराब नहीं करो। हर दरिया का, एलए का रिवर था एक, उन्होंने उसको इनकेस कर दिया, उसको नाला बना दिया, कंक्रीट कर दिया। ठीक है जी, 10-20 साल बाद उन्होंने उसको रिवर्स किया। फ्रांस में, सोल कोरिया में इस किस्म की चीजें बनी कि वो उसको रिवर्स कर। देखिए, आपने जो भी काम करना है, ठीक है, रिवर राइट्स है। आपके पास एक डिफाइंड रिवर बेल्ट है, 1 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर, आपके पास पूरा हिस्टोरिकल डाटा पड़ा हुआ है। पड़ा है ना, आपको पता है कि हिस्ट्री में कहां तक गया था, इतना पानी इसमें से मैक्सिमम गुजर सकता है, जितना भी रन ऑफ आता है या फ्लड वाटर आता है कभी। ठीक है जी, उससे भी 2-4 किलोमीटर आप छोड़ दें उसको, पूरा एक रिवर रिवर इकोसिस्टम है वहां पे, पूरी बायोडाइवर्सिटी है आपकी। ठीक है, उसको छोड़ के मेरा वैसे ख्याल ये है, अगर फर्ज करें मैं किसी भी डिसीजन मेकिंग की जगह हो, तो मैं उसके साथ लाहौर के लिए एक रिवर साइड पार्क डेवलप करने की बात करता है, क्योंकि लाहौर का ग्रीन फुटप्रिंट इतना कम हो गया है कि लाहौरियों के लिए ग्रीन स्पेसेस है, ग्रीन स्पेसेस सर्व है लंग्स ऑफ द सिटी, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, आप बहुत सारी सर्विसेज है, इकोसिस्टम। अब आप लेयर के लिए फर्क करें, फैमिली में हमारे शहरों में जो वाहन लेयर है, या आप जिसको कहते हैं कि हमें कहीं पे जाना है, तो वो हम खाना खाने जाते हैं, हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वी नो नेवर गो टू द पार्क्स। ठीक है, क्योंकि पार्क्स डेवलप ही नहीं है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो एक लाहौर का एक बड़ा अच्छा रिवर साइड पार्क यहाँ पे डेवलप होना चाहिए था। ठीक है जी, अगर आपने अर्बन डेवलपमेंट करनी थी तो उसकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। वो इस तरह होती कि उसमें वर्टिकल डेवलपमेंट आप ज्यादा करते। ठीक है, और इस तरह अभी मुझे डिटेल्स तो पब्लिक नहीं होती कि उसमें से रिवर बेड कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली ये प्लानिंग जो है ये थोड़ी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए। दैट इज माय। ओके, सो अच्छा, तो आपके लिहाज से रूडा को इसका फ्लड डेंजर इतना नहीं होगा। लाइक आप अगर बेल्ट से 2-3 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जो मैक्सिमम बाउंड्री जहाँ तक रिवर का जो डेटा है, उससे नहीं, अगर वो 2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर तो कोई इशू, क्योंकि दुनिया के सारे शहरों के अंदर दरिया गुजरते हैं। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि उसको एक नाला नाला बना दिया जाए, कंक्रीट इनकेसमेंट करके रावी का तो एक नाले की शक्ल दे दी है। मैं कहता हूं कि जितना उसका राइट ऑफ वे है रिवर का, रिवर बेड है, उसको आप छोड़ दें। उस पर चाहे पार्क डेवलप दें, जो कोई रिक्रिएशनल जोन डेवलप कर दें। ठीक है जी, आप इको जोन बना दें उसको। ठीक है, उसको छोड़ के उसके बाद आप अपने काम करते रहे। वहां पे आप डाइक बनाना चाह रहे हैं, एनकेसमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप वो 5-7 किलोमीटर का रिवर बेड छोड़ के आप अपने सारे काम करें, रिवर रिवर बेड को यूज ना करें इस काम। दैट इज माई पॉइंट। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक फाइनल क्वेश्चन था, ये आपने पहले इस पे बात किया, गैर ट्रांसपोर्टेशन पे ही आ रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपका कोई नंबर हो। ये क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा है कि जो कराची है, कराची में आपके पास है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन कितनी हो ताकि व्हीकल डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाए विद इन 3 to 5 ईयर। आप कोई नंबर हो आपके पास, लाइक इतनी ट्रेन चल जाए या इतना पब्लिक बसेस चल जाएं तो हमारी व्हीकल डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये एक बंदे का कराची से क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली कराची के लिहाज से। आपने कभी कुछ नंबर्स हैं कोई आपके पास या नहीं? अब इसका मैं उनको बता दूं, जब भी किसी शहर में कोई ट्रांसपोर्टेशन इंटरवेंशन प्लान होती है, उससे पहले उसकी बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की स्टडीज की जाती हैं। इनको कहते हैं राइडरशिप स्टडीज। और आपने भी की थी, जायका ने बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी की थी। जहां भी बनते हैं ना, पूरा आपके ट्रैफिक काउंट्स होते हैं कि इस रूट में इतनी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, सिग्नल से इतनी ट्रैफिक गुजर रही है, जहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लोग इतने ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली अक्सर अवेलेबल होती है ऑनलाइन।
पावर ट्रांसपोर्ट की है, तो उसमें सारा डाटा होता है कि इतनी राइडरशिप है इस रूट पे, और इस राइडरशिप को कंपनसेट या फैसिलिटेट करने के लिए इतनी व्हीकल्स चाहिए, इस नेचर की व्हीकल चाहिए, आर्टिकुलेटेड बसेस चाहिए आपको, ठीक है जी, वो सिंगल बस चाहिए आपको, किस किस्म की चाहिए, मैस ट्रांजिट सिस्टम चाहिए या ट्रेन चाहिए, ये सारी चीजें उसमें वो दी होती हैं। लेकिन फिर अब मसला इसमें एक बड़ा जो क्रिटिकल इशू है कि हमारे पास हमेशा जो है ना फाइनेंसिंग की जो ऑप्शन है ना वो लिमिटेड होती है। हमें इसमें फाइनेंसिंग के लिए बेसिकली हम रेवेन्यू, फिर हमारा एक और बड़ी मिथ यहाँ पे क्रिएट हुई है कि जो जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको सब्सिडाइज किया जाना चाहिए। मतलब आप अपनी कार पे तो 2,000 रुपए का पेट्रोल खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेट्रो सिस्टम आप फिर अगर कोई कहे 50 रुपए की टिकट ले लो तो आप देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह और म्यूचुअल सर्विसेज हैं, ये हमारी एक सोशल टेंडेंसी है, बिहेवियरल टेंडेंसी है हमारी। हम 4 बोतलें नेस्ले की तो रोज लेके पी लेंगे, लेकिन जो हमारे घर में म्यूनसिपल वाटर सप्लाई आ रही है उसका 1,000 रुपया हमने बिल नहीं देना। ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेंगे, सारा शहर फिर लेंगे, व्हेन इट कम्स टू राइडिंग ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हम कहेंगे जी हमने पैसे नहीं देने। तो ये इसकी वजह से ये सारी चीजें हैं, इसके लिए फिर इसमें डोनर फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, हम इसके लिए बोरो करना पड़ता है हमें। अभी जो लाहौर के जो दोनों मैस ट्रांजिट लाइन है उस पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है, तो आपका जो फेयर कलेक्शन है वो उससे वो पूरी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों में एक कल्चर डेवलप पहले हो, कल्चर डेवलप हो कि आपने गाड़ी छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, उसके बाद ये कल्चर डेवलप हो कि आपने उसके लिए पैसे पे करनी है। ठीक है, वो देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच, somebody has to pay for it। ठीक है, वो अब अगर वो लोग जो पैसा नहीं दे रहे हैं उसके टिकट पे, तो वो बाकी टैक्स पेयर उनके हिस्से का वो दे रहे हैं। ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि कितना अर्सा हम उन लोगों के लिए जो, ठीक है, उनकी एक गवर्नमेंट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें सबको फैसिलिटेट करना है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर टैक्स पेयर्स। सिंपल सी फिलोसफी है कि एक बंदा साहिवाल में टैक्स पेयर रहता है, तो आप लाहौर के जो मेट्रो सिस्टम है उसके लिए उसके टैक्स से वहां पे सब्सिडाइज ना करें, या इस्लामाबाद की जो जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सब्सिडाइज ना करें उसके पैसों से। तो ये इसकी वजह से बहुत जो ग्रेव रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही है। आप देखें कि बड़ा एक स्टार्क डिफरेंस आपको नजर आता है। तो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट इन लाहौर, इस्लामाबाद और बिग सिटी और जो सेकेंडरी सिटीज हैं पंजाब के, या आप साउथ में चले जाएं, या साउथ के अलावा सेंट्रल पंजाब में बहुत सारे शहर ऐसे हैं। तो सरगोदा को आप देखें, बड़ा इवन मेन मोटरवे पे है, सरगोदा गुजरात है, सियालकोट है, इस किस्म के शहर दे आर लैगिंग बिहाइंड। ये डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो इसलिए आप इस पे जो वाइजली प्लान करें, ज्यादा जो एक्सपेंसिव इंटरवेंशन है इनकी बजाय आप जो कॉस्ट बात करें, आप 300 बिलियन की मेट्रो लाइन चलाने की बजाय अगर 2,000 बसें भी हैं आप, तो वो शायद 30-40 बिलियन में आपका मसला हल हो जाए। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग है और इस किस्म की चीजें हैं, तो ये शुड बी वेल थॉट आउट, और it should be done by the seasoned and qualified experts। ये देखें, पॉलिटिशियन का काम है, उन्होंने तो ये बताना है कि हमने क्या करना है, उसको टेक्निकली वायबल करना, दिस इज द जॉब ऑफ टेक्निकल पीपल। उसमें अर्बन फाइनेंस के एक्सपर्ट होने चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन अर्बन प्लानर होने चाहिए, इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, इन्वायरमेंटलिस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, ताकि वो जो इस टेक्निकल डिसीजन है उसकी वायबिलिटी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो पोलिटिकली मोटिवेटेड ना हो। अच्छा, इवन इट इज एक्सपेंसिव, लेट्स गो फॉर इट, वी कैन बोरो फ्रॉम डोनर्स और वर्ल्ड बैंक और सम अदर इंस्टीट्यूशन,
इस किस्म की सोच को, जिसे कि फिर हमें प्रायोरिटाइज करना है कि हमने क्या कोई एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमें हमारी पॉलिसी मेकिंग में अभी ये भी नहीं पता कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या हमने हर चौक में अंडरपास बनाना है या ओवरहेड बनाना है, या हमने फार्म टू मार्केट लिंकेजेस, लेबर टू इंडस्ट्रियल स्टेट लिंकेजेस को इम्प्रूव करना है, या हमने अपनी जो स्किल सेट है लोगों का उसको इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करना है। तो अभी हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी ना अनक्लियर है। तो ये थोड़ा हमारा नेशनल लेवल का क्राइसिस है कि इस पे हम बात कम करते हैं कि हमारी इस पर प्रायोरिटी क्या है, कि हमने अपनी यूथ को स्किलफुल करना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो जो मार्केट डिमांड है एक्चुअली उसके साथ उसको अलाइन करना है। अभी हमारे ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो आप देखते हैं कि बाहर हमारे बच्चे जाते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो वहाँ इतने कंपेटिटिव नहीं है। यूनिवर्सिटी डिग्री है उनके पास, वो स्किल की कमी है, बहुत सारे इसके साथ। तो हमें इसको ना रीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आई वुड रादर से कि हमें अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा कि कौन सा काम हमने सबसे पहले करना है, जिससे सिटीज के अंदर हमने कौन सा काम करना है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट आए। ये ना हो कि डेड किस्म की प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट होती रहे कि जी एक हाउसिंग स्कीम बन गई, ये फलाना अथॉरिटी का डीएचए का फेज 11 बन गया, इसमें 70,000 प्लॉट खाली पड़े हैं, उसमें बिलियंस का वो डेड कैपिटल है, ग्रेवयार्ड ऑफ कैपिटल बन जाता है ना वो 20 साल से पड़ा है वहां पे। ये बिल्कुल। अभी ये तो हमें प्रायोरिटीज तो सॉर्ट आउट करनी है, बिल्कुल हमने अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट आउट करनी है। और सब्सिडी की जो आपने बात की, एज अ नेशन ना हमें ये बात समझनी चाहिए कि सब्सिडी हमारे हक में नहीं है। गरीब बंदा सोचता है कि शायद मैं सब्सिडी दे मुझे मिल गया, मैं गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है, उसको ये नहीं पता कि वो अगर इस एक बंदे को सब्सिडी मिल रही है तो दूसरे की जेब से निकल के मिल रही है। तो ये घूम फिर के असर हमारे पे ही आता है, वो डिलेड पेमेंट हो जाती है, वो बंदा ही पे करता है। इन्फ्लेशन से उसकी उसकी पैसे की वैल्यू भी कम होती है। तो सब्सिडी एंड ऑफ द डे फ़ायदा इतना खास देती नहीं है हमें। तो चलें, अल्लाह करे ये। कि हमने माजी में इस किस्म की डिसीजन मेकिंग से कंट्री के एक पार्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके और हमने माजी में बड़े नुकसान उठाए हैं। हम ये नहीं देखते कि लोगों में से एक तो रीजनल डिस्पैरिटीज है, फिर जो इक्विटेबल और जो पैरिटी वाली डेवलपमेंट है वो नहीं होती। तो लोग तो लाहौर भी आते हैं, बाकी जगहों पे भी आते हैं, तो वो देख तो रहे होते हैं कि कितना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फर्क है दोनों जगहों में। ठीक है, आपने एक जगह पे सारा अपना ग्रोथ सेंट्रिक जो है आपकी पॉलिसी है, एक जगह के लिए फोकस नहीं करनी। ठीक है जी, अब लाहौर को और इनको थोड़ा डी प्रायोरिटाइज करें, बाकी जगहों पे बिल्कुल एमडी सिटीज हैं उनके पोटेंशियल की तरफ भी देखें। उससे ये है कि आपका अर्बनाइजेशन इन्फ्लक्स कम होगा, फिर आपकी जो डिस्पैरिटीज है रीजनल डिस्पैरिटीज वो थोड़ी कम होगी, और वहां की ग्रोथ है, लाहौर का जो पोटेंशियल है वो अब ऑलमोस्ट वो रीप अप हो गया है। अब वहां पे जो पोटेंशियल है वो और तरह का है, वहां पे आप इनोवेशन आप डेवलप करें, आप वहां पे क्रिएटिव इकोनॉमी भी है, वहां पे आप हाउसिंग स्कीमें ना बनाए, आप फैक्ट्रियां मत लगाए वहां पे आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलें मैं शो की क्लोजिंग की तरफ आऊँगा। ये तो काफ़ी डिटेल बहस है, लेकिन अच्छा आप अगर समराइज़ कर सकें कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है कि हम अपने शहर को मोर लिवेबल कैसे बना सकते हैं। सेकेंडली एक पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना था, जो लाइक फाइनल क्वेश्चन या मेरा, कि हमारे सिटीज़ कितने क्लाइमेट रिजिलियंट है। आजकल काफ़ी बात होती है यहाँ पे भी कि सिटीज़ क्लाइमेट फ्रेंडली होनी चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में वर्स्ट हिट होगा क्लाइमेट की वजह से। तो हमारी सिटीज़ कितनी क्लाइमेट रिजिलियंट है और हम इनको कितना और बेहतर कितना क्लाइमेट रिजिलियंट बना सकते हैं, और या कोई और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया जैसे हमारे सिटीज़ मोर लिवेबल हो सकते हैं। रेजिलियंस वाला नैरेटिव है, ये अगेन मल्टी फेजेटेड अप्रोच है। रेजिलियंस ये इस तरह नहीं है कि आप बैठे एक साथ में फैसला करें कि हमने लाहौर के अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस पैदा करनी है। इसमें एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस है, कि दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का मतलब है कि जिस तरह फ्लैश फ्लड्स आए, हीट वेव्स आए, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर
अगेंस्ट अर्थक्वेक्स या इस किस्म के इवेंट्स हैं, तो वो कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, वो डैमेज नहीं होगा, और उसको हम कितना क्विकली रिस्टोर बैक कर सकते हैं उनकी सर्विस। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है, वो बड़ा ही पूरली रिजिलियंट है इस वक्त। क्या आपकी थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाए तो आपकी वो ब्रेक डाउन आना शुरू हो जाते हैं पूरे सिस्टम में, ठीक है। अभी वो रोड नेटवर्क थोड़ा बेहतर रेजिलियंट है, उसमें रेजिलियंस ज्यादा है। अच्छा, फिर है इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस। अच्छा, आपके अदारे कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। पहले तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये जो रेजिलियंस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो टिपिकल पब्लिक सर्वेंट है, उनको तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि कम पता है कि ये क्या चैलेंजेस है हमारे पास, ठीक है जी। इसलिए इंस्टीट्यूशनल उनकी ट्रेनिंग है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनके स्टाफ हैं, और उनमें इनोवेटिव। अच्छा, फर्ज करें जी फायर फाइटिंग है। अब इसमें आप देखते हैं जी, फायर एरप्ट होती है बिल्डिंग में, तो आपके पास स्नार्कल्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस है। फिर उसके बाद आपका कुछ शहरों में आपका जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो इतना स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं है। तीसरा पार्ट है जी कम्युनिटी रेजिलियंस। अच्छा, अब फ्लड आता है तो जो रिवर बेड्स में लोग रहते हैं, ठीक है जी, अब वो कम्युनिटी रेजिलियंस उनमें हमें वो तो है पाकिस्तान के लोग, इन एरियाज के लोग, रूरल एरिया के लोग ज्यादा रेजिलियंट है। डिजीज एरप्ट होती है तो क्या उनको उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी आउटरीच होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, ठीक है जी। फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फर्ज करें आप मड हाउसेज हैं, लोगों के मिट्टी के घर गिर गया है, ठीक है, आप कहें जी कि हम लाहौर से फोर्स ले जाके वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे या वो दोबारा रेड कर देंगे उनके लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आप कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, उसके लिए जो मेरे ख्याल में सबसे जरूरी चीज है वो लोकल गवर्नमेंट्स का होना बड़ा जरूरी है। और लोकल गवर्नमेंट जो है ना, वो लोकल गवर्नमेंट्स प्ले अ लिंचपिन रोल इन क्रिएटिंग रेजिलियंस, ठीक है जी। तो ये चौथा है कि देखिए, ये कुछ है लोकल लेवल के काम करने वाले। फिर है कि एक नेशनल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब जिस तरह क्लाइमेट रेजिलियंस है, इसके लिए जिस तरह पहले प्रोग्राम्स बनते हैं कि हमने फॉरेस्टेशन की तरफ जाना है, ठीक है जी, ठीक है, ओके फाइन, इतने बिलियन दरख्त लगाने, तो वेयर डज मनी कम फ्रॉम फॉर दी सच प्लान्स। अब पैसा नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो सिटी काउंसिल्स हैं या सिटी अथॉरिटीज हैं, उनको भी क्लियर कट प्लान दे। देयर शुड बी अ क्लियर कट एक्शन प्लान ऑन पार्ट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेट करें, टारगेट सेट करें कि आपने क्या करना है जी शहर के अंदर। आपने फर्ज करें जी कि हमारे जो वाटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वाटरवेज है, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, रिवर बेड्स को आपने रीइंफोर्स करना है। शहरों के अंदर आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर। कराची में सबसे ज्यादा मसला ये आता है कि आपको अपने शहर की जो टोपोग्राफी है उसका ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि शहर का कौन सा पहाड़ नीचा है, कौन सा ऊंचा है, किसी शहर का नहीं आपको पता है। अब वो होता है कि आपके शहरों में जब बारिश होती है, आपके जो रोडवेज हैं, सड़कें हैं, आर्टरीज हैं, वो ड्रेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो पानी जमा होता है सारी छतों से। इसमें हमारा क्या रोल है, हमने शहरों के अंदर हर चीज को पेव कर दी है। जो आपका रिचार्ज एरिया था जहां से पानी नीचे जाना है जमीन के, हमने सड़कों के किनारे पक्के कर दिए, हमने घर पक्के कर दिए, हमने सड़कें बना दी। अब वो इतना सारा पानी बारिश का आता है, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। रिचार्ज वेल आप देखेंगे दुनिया के सारे मुल्कों में रिचार्ज वेल बने हुए हैं। इसको इन सिचु टाइप का ट्रीटमेंट होता है कि आप कहते हैं जी अपने नेबरहुड का पानी उसी जगह पे उसको नीचे लेके जाए। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं। एवरी सिटी शुड हैव अ क्लियर कट प्लान और लेटर एन एक्शन प्लान। उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर किसका क्या रोल है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। बहुत सारे कामों में इतना पैसा नहीं चाहिए होता, विल चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। फर्ज करें जी कहीं पे कोई डिजास्टर आ जाए, तो आपने कोई ऐसी प्लानिंग की हुई है कम्युनिटी के अंदर कि उन्होंने कनेक्ट किस तरह होना है एक दूसरे के साथ,
सोशल मीडिया की कोई ऐप जनरेट होनी चाहिए कि जिसमें जिसमें लोग जो है वो, जिस तरह अभी आपने देखा कि गाजा में इतने बड़ा वो डिजास्टर चल रहा था, तो सबसे पहला ये काम वो करते थे, हम टीवी पे देखते रहे, वो अपनी इंटरनेट सर्विसेज को फौरन रिस्टोर करते थे। वो इंडियंस कर रहे थे वो कि यार इंटरनेट के बगैर आपका वो कोई चीज नहीं चल सकती कम्युनिकेशन में लिए। तो हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग है कि हम अगर फर्ज करें कि आपकी सारी सर्विसेज डाउन हो जाए, तो आपने किस तरह कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको किस तरह परफॉर्म करना है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, तो जिसपे बहुत सारा काम होने वाला है। अभी हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है, इसकी गाइडलाइंस नहीं है, अभी कोई इंडिकेटर्स हमने नहीं डेवलप किए हुए। अच्छा जी, लाहौर इस रिजिलियंस के जो हमारे बेंचमार्क्स हैं उनके लाहौर कहाँ स्टैंड है, तो हमें किसी शहर का अभी बेहतर तरीके से नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ी ब्लीक सिचुएशन है। चलें, अल्लाह करे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे आएँ, क्योंकि ये तो फ्यूचर का एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है। हर चीज़ को आजकल क्लाइमेट के लेंस से देखा जाता है। तो ये तो बेंचमार्क हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए, अपना पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पे, और फिर एक क्लियर आपके इस तरह का प्लान होना चाहिए। जिस लेवल पे हम हैं उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए क्लियर कट एक प्लान होना चाहिए। तो चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारी काफ़ी डिटेल गुफ्तगू इस पे हो गई है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, उम्मीद है आवाम भी ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने ये शो देखा, ये एपिसोड देखी, और कोई भी इशू आपने इसमें हो, आपने कोई क्वेश्चन करना हो सर से, कुछ भी आपको, आप एग्री करें डिसएग्री करें, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में बताएं। तो इन फ्यूचर भी हम इनको दावत देंगे, और कुछ मज़ीद भी डिस्कस करना हो तो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।